नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। चीन ने रिहा किए 10 बंधक, सरकार ने छिपाई बात या बोला झूठ। सरकार का एक और झूठ, सैनिक का परिवार बोला वो बिना हथियार थे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोले सीधे जिनपिंग से सवाल पूछें मोदी। दिग्विजय सिंधिया पहुंचे राज्यसभा, मणिपुर में किया स्पीकर ने खेल। स्क्रोल की संपादक सुप्रिया शर्मा के खिलाफ बनारस में एफआईआर। अब तक किसी भारतीय के लापता नहीं होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब चीन ने बंधक बनाए भारत के 10 सैनिकों को रिहा किया है। इनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर शामिल हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये रिहाई गुरुवार शाम को हुई। इन सभी को बीते सोमवार को लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में बंधक बना लिया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद ये पहली बार है कि चीन ने भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया है। आनन फानन में दोनों पक्षों के बीच चली बातचीत के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC पर इन्हें भारतीय पक्ष को सौंपा गया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार से लेकर गुरुवार तक मेजर जनरल स्तर पर 3 राउंड की बातचीत चली। जब जवानों को सौंपा गया तो उनकी मेडिकल जांच जैसी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इससे पहले ये दावे किए जा रहे थे कि कोई भी सैनिक या सेना का अफसर लापता नहीं है। तो ये खबर भी यही बताती कि सरकार ने किस तरह से इस पूरे मामले में एक तो झूठ भी बोला और फिर दूसरा ये कि चीज़ों को छिपाया भी। पहले दिन से ये खबर आ रही थी, जो अजय शुक्ला की रिपोर्ट थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो 20 सैनिक मारे गए हैं, इसके अलावा भी कई सैनिकों को चीनी सेना ने बंधक बना लिया है, कैप्चर कर लिया है, और उनके बारे में सरकार चुप रही, उसने कोई जानकारी नहीं दी। सरकार के प्रवक्ता रोज़ कुछ ना कुछ बोलते थे, लेकिन इन सब के बारे में उन्होंने चुप्पी साधी रखी। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भी इस मामले में मिसिंग शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने बंधक बनाने की बात नहीं की। एक तरह से ये भी तथ्यों को छिपाना था। तो इस पूरे मामले में जो बहुत सारे झूठ सरकार के स्तर पर निकल के आ रहे हैं, उनमें से एक झूठ ये भी था कि लोगों को बंधक बनाया गया, हमारे सैनिकों को बंधक बनाया गया। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पूरे देश को आपने अंधेरे में रखा, इतनी बड़ी घटना हुई और ये 78 लोग इस पूरे मामले में घायल हुए थे, और जिसमें से 20 तो मारे गए हैं। तो बताया जा रहा है कि 18 की हालत अभी भी बहुत गंभीर है, स्टेबल हैं लेकिन गंभीर है, और ये बंधक भी बना लिए। तो ये कितनी सारी चीज़ें एक साथ झूठ पर झूठ सरकार ने बोली हैं। और ये आप देखिए कि चीनी सेना ने तो खैर इस मामले में चुप्पी रखी ही, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने तो अपनी कैजुअल्टी के बारे में भी कोई बात नहीं की है मीडिया में, न बाहर। तो वो चीनी सेना का, चीनी सरकार का अपना काम करने का ढंग है, क्योंकि वहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वहाँ तो एक तरह की निरंकुश शासन व्यवस्था है, जिसमें जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसी का राज है। जो चाहे जितना चाहे वो बताती है और बाकी छिपा जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी और ख़बरों का फ्री फ्लो एक बहुत ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। लोकतंत्र की खबरों को रोका ना जाए, लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ सरकार ने इन मामलों में बहुत ही गोपनीयता बरती है। अगर गोपनीयता बरतने का मकसद ये होता कि उससे सेना को नुकसान ना हो तो समझ में आता, लेकिन ये ज़्यादातर कोशिशें इस बात के लिए हो रही थी कि राजनीतिक नुकसान ना हो, सरकार की भद न पीटे कि इतना बड़ा मामला हो गया है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो ये उसी का एक उदाहरण है। इसी से जुड़ी एक और खबर लेते हैं, इसी तरह की खबर जिसमें एक और झूठ सरकार का पकड़ा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या झूठ बोला था कि गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिक हथियार लेके गए थे।
जयशंकर ने अपने ट्वीट में बाकायदा, जब राहुल गांधी ने प्रश्न किए थे तो उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि नहीं, हमारे सैनिक हथियार लेकर गए थे। लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि विदेश मंत्री ने झूठ बोला था, सच नहीं बोला था। 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ लड़ाई में घायल हुए जवान सुरेंद्र सिंह ने आज तक चैनल से कहा है कि जवान निहत्थे गए थे, यानी बिना शस्त्र के गए थे। सुरेंद्र ने घायल होने के बाद अपने परिवार वालों को फ़ोन किया था। उनकी अपने पिता और पत्नी से बातचीत हुई थी। दोनों ने कैमरे पर कहा है कि सुरेंद्र ने उन्हें बताया था कि वो निहत्थे थे और उन्हें चीनियों ने घेर कर मारा। सुरेंद्र का परिवार राजस्थान के अलवर में रहता है। सुरेंद्र के पिता बलवंत सिंह ने कहा कि कल 11-12 बजे फ़ोन आया, जिस दौरान सुरेंद्र सिंह से बात हुई। पूछने पर पता चला कि वो लेह के आसपास किसी अस्पताल में है। इस दौरान बताया कि भारतीय सेना के 300-400 आदमी थे, जबकि चीनी 2000 से 2500 तक थे। उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। उनके पास रॉड, डंडे और पत्थर थे, जबकि हम लोग खाली हाथ थे। सुरेंद्र की पत्नी गुरप्रीत कौर ने भी बताया कि सुरेंद्र हमले के समय निहत्थे थे। तो ये दूसरी घटना है जिसमें सरकार का झूठ सामने निकल कर आ रहा है और इसमें विदेश मंत्री जयशंकर खुद कह रहे हैं कि वो निहत्थे नहीं थे, हथियार लेकर गए थे। ये सेना का नियम है कि वो निहत्थे नहीं जा सकते, उनको अपने हथियार रखने होते हैं। ये सही है कि जो 1996 का समझौता है उसमें प्रोटोकॉल है कि दोनों सेनाओं के जवान अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी में जो अनुच्छेद 6 है उसमें ये भी प्रावधान है कि अगर आप पर संकट आ रहा है, जान का खतरा है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हमला हो रहा है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उसमें बाकायदा प्रावधान है जिसको जयशंकर साहब छुपा गए। अब देखिए कि ये जो सुरेंद्र सिंह का बयान है वो स्पष्ट कह रहा है कि ये लोग निहत्थे गए थे। अब सवाल उठता है कि इन्हें निहत्थे किसके आदेश पर भेजा गया था। स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पर ये निर्णय नहीं हुआ होगा। ये निर्णय दिल्ली के स्तर पर ये हुआ होगा, या तो CDS बिपिन रावत ने कहा होगा या फिर सरकार के नेतृत्व की तरफ से ये संदेश गया होगा कि आप बिना हथियारों के जाइए बातचीत के लिए। तो ये सीमा पर के मामले में बातचीत के लिए लोग वहाँ गए थे और उसी समय 2-2.5 हज़ार चीनी सैनिकों ने से जो भी बात हुई होगी, जो भी झड़प हुई होगी, उसके बाद उन्होंने इनको घेर कर मारा। चूँकि ये संख्या में थे तो 1 पर 3 थे, 4 थे और उन्होंने पूरी तरह से इनको मारा और उसी में ये भारी कैजुअलिटी हमारी हुई है। करीब 78 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसमें से 20 लोग की तो मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारे घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 18 अभी भी क्रिटिकल हालत में हैं, स्टेबल हैं, लेकिन उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। तो ये दूसरा झूठ था। अब आइए इसी से जुड़ी एक और खबर लेते हैं। वो भी अपने आप में सरकार की मानसिकता और उसके कार्यशैली को एक्सपोज करती है, बेनकाब करती है। भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच मोदी सरकार पर चीनी सरकार के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अभी तक बहुत नरम दिख रही है सरकार। न मोदी कुछ बोल रहे हैं, न रक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, न विदेश मंत्री कुछ बोल रहा है, बल्कि पूरी सरकार एक तरह से खामोश है। बहुत छिटपुट शब्दों में, नरम स्वर में कुछ कहा गया है। जहां PM मोदी 2 दिन पहले खुद ये कह चुके हैं कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी अपने चीनी समकक्ष वांग यी को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर चेतावनी दी है, बहुत ही नरम शब्दों में। इस बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि PM मोदी को अब खुद आगे आकर चीनी राष्ट्रपति का नाम लेकर उनसे कोरोना वायरस महामारी पर जवाब मांगना चाहिए और गलवान घाटी को खाली कराने पर भी बात करनी चाहिए। स्वामी ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि ये बहुत हास्यास्पद है कि विदेश मंत्री कोरोना वायरस महामारी पर चर्चा करने के लिए अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री को उन्हें बैठक में न शामिल होने देने के लिए कहना था और फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बैठक में भेजना था। स्वास्थ्य का मामला था, इसलिए अब ज़रूरत है कि PM मोदी भी जिनपिंग का नाम लेकर उन्हें गलवान घाटी खाली कराने के लिए कहें। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि चीन ने सुनियोजित तरीके से हमला किया था, ये साफ हो गया है। भारत सरकार इस दौरान सोती रही और समस्या को टालती रही और सरकार की लापरवाही का खामियाजा हमारे जवानों को भुगतना पड़ा। तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो प्रधानमंत्री को अब नेतृत्व के स्तर पर बात करना चाहिए। मामला बहुत बढ़ गया है। ये डिप्लोमेटिक चैनल, ये मिलिट्री चैनल, ये अभी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और जब वो बहुत दावा करते हैं कि उनके और शी जिनपिंग के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, दोनों एक तरह से भाई भाई हैं, तो अब ये मौका आ गया है जब उन्हें सीधे अपने इन रिश्तों के आधार पर उनसे बात करनी चाहिए और गलवान घाटी को खाली करने के बारे में बात करनी चाहिए और जो हिंसा की है चीनी सैनिकों ने उसके बारे में भी बातचीत करना चाहिए। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के ही सांसद हैं, उनका कहना है। और दूसरी जो बात उन्होंने कही है कि जो RCI की मीटिंग होनी है जिसमें रूस, चीन और भारत हिस्सा लेंगे, उसमें कोरोना वायरस महामारी पर चर्चा होनी थी, तो उसमें विदेश मंत्री का क्या काम। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चूंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, तो ये एक मौका ऐसा भी हो सकता है जब रूस की मध्यस्थता के साथ चीन और भारत इस मुद्दे पर भी बात कर लें, क्योंकि दोनों विदेश मंत्री होंगे। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी की इस बात को थोड़ा सा हमें दरकिनार करना पड़ेगा कि ये मौका है जब विदेश मंत्री के स्तर पर बातचीत होगी और रूस उसमें सहयोग कर सकता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है जाने की, लेकिन जाहिर है कि ये साफ़ है कि सरकार की प्रायोरिटी अभी बहुत साफ़ नहीं है, वो बहुत कन्फ्यूजन में है। और ये तो बाद में घटना हुई, ये पहले तय हो गया था कि विदेश मंत्री जाएंगे। राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है वो लगातार सरकार पर निशाना साधे हुए हैं और उनकी एक एक बात सही निकल रही है। उन्होंने जो जो सवाल किए थे उसके जवाब वही निकले हैं। क्या निहत्थे गए थे? तो ये साफ़ हो गया कि निहत्थे गए थे, जबकि जयशंकर ने झूठ बोला था। उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या गलवान घाटी पर कब्ज़ा हो गया है? अब ये बिल्कुल साफ़ है कि गलवान घाटी पर कब्ज़ा हो गया है। और ये अब जो आरोप है राहुल गांधी का कि सरकार सोती रही, ये भी साबित होता है कि गलवान घाटी पे अभी सैटेलाइट पिक्चर्स आ गए हैं जिनसे साफ है कि वहाँ चीनी सेना की गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई थीं और वो कब्ज़ा करने की तैयारी के साथ वहाँ इकट्ठे हुए थे। इसकी सूचना भारत सरकार को नहीं रही, इसका मतलब है कि वो सोती रही, उसने समय पर कोई स्टेप नहीं उठाया, कदम नहीं उठाया, कार्रवाई नहीं की। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज 8 राज्यों की 19 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव हुए। इनमें सबसे ज़्यादा हंगामा गुजरात और मणिपुर में हुआ। गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी के 2 विधायकों के वोट को लेकर चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटा दिया है, तो मणिपुर में स्पीकर ने उन 3 कांग्रेस के बागी विधायकों को वोट डालने की अनुमति दे दी जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट डालने को कहा था। इसके बावजूद कि हाई कोर्ट ने इन विधायकों का प्रवेश सदन में वर्जित कर दिया था, रोक दिया था। बाकी जिन 3 बीजेपी के विधायकों ने हाल में इस्तीफा दिया था, उन्होंने वोट नहीं डाले। वहीं गुजरात कांग्रेस ने भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा और केसर सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की और राज्यसभा का वोट रद्द करने का आग्रह किया। कांग्रेस ने शिकायत में कहा है कि भूपेंद्र सिंह की विधानसभा सीट की जीत को गुजरात उच्च न्यायालय खारिज कर चुका है और उनकी विधानसभा सदस्यता अब अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा केसर सिंह ने पूरी तरह से फिट होने के बावजूद एक प्रॉक्सी मतदाता के माध्यम से अपना वोट डाला। इसके बाद उसकी काउंटिंग लटक गई है और चुनाव आयोग के हस्तक्षेप के बाद ही आगे बढ़ेगी। इसके इतर राजस्थान में कांग्रेस ने तीनों सीटों में से 2 पर कब्जा जमाया और बीजेपी के खाते में 1 सीट गई। वहीं मध्य प्रदेश से बीजेपी ने दोनों सीटें जीत ली हैं। दिग्विजय सिंह चुनाव जीते हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से सिंधिया जीते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनके दूसरे कैंडिडेट भी जीत गए हैं। तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 2 सीटें जीती हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। तो इस तरह से और भी राज्यों के चुनाव हुए हैं, लेकिन ये 3 स्टेट पर खास नज़र लगी हुई थी। राजस्थान में खरीद फरोख्त की बात की जा रही थी। गहलोत साहब अपने विधायकों को लेकर एक फार्म हाउस में चले गए थे। गुजरात में तो बाकायदा खरीद फरोख्त पिछले 2 महीने से चल रही थी, कई कांग्रेसी विधायकों को तोड़ा गया था। और मणिपुर में चूंकि 2-3 दिन पहले ही नाटकीय ढंग से सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश बन गई थी, कांग्रेस का बहुमत हो गया था, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि राज्यसभा सीट वो वहाँ जीतेगी। लेकिन चूंकि वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ ऐसा खेल कर दिया कि
जिन्हें वोट नहीं डालना था उन्होंने भी वोट डाला, और जाहिर है कि अब ये मसला कोर्ट में भी जाएगा। तो ये एक विवादास्पद फैसला था वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष का, जिनकी वजह से वो सीट बीजेपी ने जीत ली है, जाहिर है कि तिकड़मों के ज़रिए। तो अब ये राज्यसभा चुनाव का एक दौर ख़त्म हुआ। ख़रीद फरोख्त, तोड़ फोड़, ये सब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से जीत गए हैं। जाहिर है कि उनको जो वादा किया गया था, एक वादा पूरा हो गया है, राज्यसभा में पहुंच गए हैं। अब शायद केंद्र में मंत्री बनेंगे, और अब सबकी नज़रें मध्य प्रदेश में वहां होने वाले उपचुनाव पे रहेंगी, जो 24 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, और उन पर काफ़ी कुछ दारोमदार है कि वहाँ की जो राज्य सरकार है वो आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। अगली खबर लेते हैं। न्यूज़ वेबसाइट scroll.in की कार्यकारी संपादक सुप्रिया शर्मा और एडिटर इन चीफ के खिलाफ उत्तर प्रदेश की वाराणसी पुलिस ने FIR दर्ज की है। सुप्रिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके द्वारा गोद लिए गए गांव में लॉकडाउन के दौरान क्या हालात हैं, इस पर एक स्टोरी की थी। सुप्रिया के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये FIR वाराणसी के डोमरी गांव की रहने वाली माला देवी की शिकायत पर दर्ज की गई है। सुप्रिया ने लॉकडाउन के दौरान वाराणसी में कई लोगों का इंटरव्यू किया था, और इस दौरान उन्होंने माला देवी से भी बातचीत की थी। डोमरी गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। scroll.in के मुताबिक इंटरव्यू के दौरान माला ने बताया था कि वो घरों में काम करती हैं और लॉकडाउन के दौरान उन्हें भोजन की किल्लत हो रही है और उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। लेकिन FIR में लिखा है कि माला देवी ने अपनी शिकायत में पुलिस से कहा कि सुप्रिया शर्मा ने उनके बयान और उनकी पहचान को गलत तरीके से पेश किया। माला देवी ने FIR में दावा किया है कि वो घरों में काम नहीं करती हैं, बल्कि आउटसोर्सिंग के तहत वाराणसी नगर निगम में काम करती हैं। FIR में माला देवी के बयान के आधार पर लिखा गया है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई। तो ये पूरी जो FIR है वो साफ दिख रही है कि एक तरह से फर्जी मामला बनाया गया है सुप्रिया शर्मा के खिलाफ, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री की अपनी कंस्टिट्यूंसी है और डोमरी गांव उनका अपना आदर्श ग्राम है। उसके बारे में कोई संपादक, कोई पत्रकार सवाल करे तो ये सरकार को और बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है, तो उन्हें तुरंत ये फंसाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ये सिलसिला है एक, ये तो कोई नई बात नहीं। इसके पहले विनोद दुआ के खिलाफ FIR दर्ज की गई, उनके खिलाफ राजद्रोह की भी FIR दर्ज की गई थी। इसके पहले द वायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ की थी, और ऐसे 55 मामले और अभी एक पूरी लिस्ट जारी हुई है जो कोरोना के पीरियड के दौरान पत्रकारों पर जगह जगह उन पर या तो हमले हुए हैं, उनके खिलाफ FIR हुई है, उनको परेशान करने की कोशिश की गई है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे पत्रकारों ने जल सत्याग्रह किया था, अधनंगे होकर पानी में डूबकर सरकार का विरोध किया था, जिस तरह से वो दमन कर रही है पत्रकारों का। तो उत्तर प्रदेश तो इसका गढ़ बन गया है जहां पत्रकारों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। लगातार इस तरह के केसेस आ रहे हैं, और ये कमोबेश पूरे देश का ट्रेंड बन गया है कि बीजेपी की जहां सरकारें हैं वहां पर लगातार पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे, FIR वगैरह हो रहे हैं। उनको परेशान करने की, उनको धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बाकायदा इस पर कई बार बयान जारी किए हैं, वक्तव्य जारी किए हैं, और तमाम तरह से हर जो बौद्धिक तबका है वो भी इसका विरोध कर रहा है। लगातार इस पर तरह तरह से विरोध हो रहे हैं, लेकिन सरकार का ये रवैया बदल नहीं रहा है, और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जो रेटिंग एजेंसी है फ्रीडम ऑफ प्रेस की, उसमें भारत के स्थान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। बहरहाल मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अब जाने के पहले आपको कोरोना से संबंधित जो ताज़ा तरीन जानकारियाँ वो दे दें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना से जूझ रहे हैं। सांस लेने में उन्हें शिकायत है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 13,500 कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं, और ये एक दिन में आने वाले सबसे ज़्यादा मामले हैं। इसके अलावा भारत में अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,80,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि कुल मौतें 12,573 के पार पहुंच गई हैं। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 85 लाख से भी ज़्यादा हो गई है।
तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।